Hello everyone, today we are going to discuss इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की सबसे पहले आप ये डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में बोला है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। कह रहा है कि एक ऐसी सरफेस होगी जिसके हर पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल है उसकी एक वैल्यू होगी, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी। यानी किसी सरफेस के हर पॉइंट पे अगर सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होती है या सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है तो उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इसको देखिए फार्मूले की हेल्प से समझते हैं। देखिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। यह आपका किसका फार्मूला होता है? पोटेंशियल का फार्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये मैंने आपका पॉइंट चार्ज बना रखा है। ये जो लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना रखी हैं, रेडियल आउटवर्ड। आपकी अब बाहर की तरफ क्या बना रखी हैं? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं। अब मान लीजिए ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल निकालना है यहाँ से सपोज R1 डिस्टेंस पे। तो अगर पोटेंशियल निकालना होगा 8R इक्वल्स टू R1, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको V1 बोल देते हैं, वो आ जाएगा KQ ओवर R1। यानी इसका मतलब ये होगा पॉइंट चार्ज से आपका R1 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? KQ ओवर R1 होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। तो मान लीजिए जो R1 डिस्टेंस होगी वो आपका कैसा होगा? वो एक स्फेरिकल टाइप का आएगा। तो एक स्फेरिकल सरफेस ऐसे क्रिएट हो जाएगी जिसकी रेडियस होगी R1। तो वो आपकी जो सरफेस होगी इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? V1 होगी। तो सेंटर से R1 डिस्टेंस पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? एक क्रिएट करेंगे हम अपना स्फेयर, और उस स्फेयर के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो ये एक जो स्फेयर होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए डिस्टेंस चेंज कर दें, 8R इक्वल्स टू R2 कर देते हैं, तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा V2 इक्वल्स टू KQ ओवर R2। अब आपकी डिस्टेंस चेंज हो चुकी है तो आपका पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो अब इस आपके पॉइंट चार्ज से R2 डिस्टेंस का एक स्फेयर क्रिएट करेंगे, और वो स्फेयर पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो वो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी इस तरीके से। यानी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हम लोग सरफेसेस बना रहे हैं इस तरीके से फार्मूले का यूज़ करते हुए, वो सारी कैसी होंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। और इनका जो आपका शेप होगा वो कैसा होता है? वो स्फेरिकल होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। यानी हर आपके स्फेयर का एक अलग पोटेंशियल होगा क्योंकि डिस्टेंस बदल रही है। ठीक है, तो ये जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं आपकी आपकी जो पॉइंट चार्ज की वजह से बन रही हैं, जो कि आपके स्फीयर्स होंगे, इनके बीच का जो सेपरेशन है कम होगा ज़्यादा होगा, है ना? किस तरीके से ये आपकी छोटी छोटी जो बातें हैं जो एग्जैक्ट आपको याद रखनी होती हैं कि किस तरीके से हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सेपरेशन आपके एनसीईआरटी में जो ये सेपरेशन है वो बढ़ाते गए हैं। ये प्रॉपर्टी के बाद मैं डिस्कस करता हूँ, पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। एनसीईआरटी की थ्योरी में इसके बाद इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें प्रॉपर्टी मेंशन है। तो प्रॉपर्टी डिस्कस के बाद कैसे ये ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस वो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को हम लोग मूव कराते हैं तो उसके लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो ज़ीरो होगा। मान लीजिए ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी बनी हुई है इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं बी। अब आपको चार्ज ए से बी मूव कराना है इसी डायरेक्शन में। अब आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा ए पॉइंट का पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा? वो बी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। वो वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। वर्क का फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो वी बी माइनस वी ए लिखेंगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो वर्क कितना होगा? वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी नो पोटेंशियल डिफरेंस नो वर्क। दोनों ही केस में, इस वाले केस में जो वर्क डन आएगा, वर्क डन दो तरीके से हम लोग देखते हैं इसमें, चाहे वो एक्सटर्नल वर्क डन हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हो, दोनों ही आपके जो वर्क डन होते हैं वो कितने आ जाएंगे? वो जीरो आएंगे। अब मान लीजिए इस पर एक छोटा सा केस भी दे देते हैं ना, कुछ इस तरीके का, जैसे आपको बोर्ड वगैरह में मिल जाता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं कुछ,
इस तरीके से पैरेलल बना के दे देते हैं। कुछ पोटेंशियल लिख देते हैं इसको कि ये 0 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पैरेलल है। ये सपोज 10 वोल्ट की है, ये 20 वोल्ट है, ये आपकी 30 वोल्ट है। यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे ए, और यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे बी, और यहाँ पर आपका एक पॉइंट दे देंगे सपोज यहाँ पे सी। तो इसमें आपको कहते हैं कि ए से बी में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा। चार्ज को ले लेते हैं सपोज 10 कूलम ले लेते हैं। तो ए से बी में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन इन ए टू बी आपका कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये दो आपकी अलग अलग आपकी कैसी हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। लेकिन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ए से बी में इस वाले में चार्ज क्यू 10 ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20 माइनस 10। तो आपको 100 जूल आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस वाले केस में। सपोज अगर वर्क पूछ लेते हैं बी टू सी में। अब बी टू सी जो है वो आपको पता है कि ये जो पॉइंट जो हैं बी और सी वो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट बी का पोटेंशियल होगा वो पॉइंट सी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो इस वाले केस में जो आपका वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही इक्विपोटेंशियल एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं और उसके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो इस वाले केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो अगर अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी हैं उनके बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा Q इंटू डेल्टा वी वाला। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है तो उसके लिए आपको वर्क जो का है वो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। दो ही वर्क हो, चाहे एक्सटर्नल आपका एजेंट हो, एक्सटर्नल वर्क हो, या फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हो। तो वर्क आपको अगर जनरल लिखा होता है तो उसमें आपको 0 वर्क करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहा है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हर पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट शुड बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है एक्स डायरेक्शन में और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है वाई डायरेक्शन में। इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने कर रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन कैसे होगी। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो एंगल है वो 90 ना होकर कुछ ये एंगल है। सपोज इस वाले केस में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई, और ये एंगल आप मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो है इस वाले केस में एंगल 90 ना लेके हम लोग कुछ थीटा ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये ना होकर, ये ऐसी 90 डिग्री ना होकर अगर किसी एंगल पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा। तो इस केस में क्या होगा, कंपोनेंट करते हैं, ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका ई कॉस थीटा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग आपका कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा ई साइन थीटा। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल के जो सरफेस के अलोंग कंपोनेंट है वो ई कॉस थीटा आ रहा है। यानी इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग डायरेक्शन ऑफ सरफेस। तो सरफेस की जो डायरेक्शन है उसके अलोंग आपका क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। और अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है तभी उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, वो सेम होता है। यानी अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फ्लो नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी फ्लो करती है बिटवीन टू पॉइंट्स इफ़ देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट होगा इस तरीके से, तो एक ही बात सही होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी फ्लो करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, और यहाँ पर सरफेस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको लो हमको क्या मानना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होते हैं, सपोज इस तरीके से मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में आपकी वर्टिकल है इस तरीके से, ठीक है।
आपको इस तरीके से पैरेलल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आपको दे दी इस तरीके से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू सपोज उसने दे दी कुछ इस तरीके से, मान लो ये दे दी, ये मैं मान लेता हूँ 30 वोल्ट, ये 20, ये 10 और ये 0 वोल्ट, कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ हैं। अगर वैल्यूज़ मेंशन हैं तब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। अब आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी 90 डिग्री पे होंगी। अगर ये आपकी सर्फेसेस अलोंग वाई डायरेक्शन है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगी। लेकिन एक्स डायरेक्शन में भी दो डायरेक्शन है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होंगी, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होंगी। दो बातें सही हैं। देखो, अगर ये वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना सकते हो, वो दोनों ही बातें सही मानी जाएंगी। अगर वैल्यूज़ मेंशन हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक डायरेक्शन बतानी होगी। लेकिन आपको ये एक पॉइंट और याद रखना होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा फ्लो करती हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऑलवेज। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो होता है दैट इज़ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 30 वोल्ट है, फिर 20, फिर 10 to 0, यानी एज वी आर मूविंग इन एक्स डायरेक्शन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, सो वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। यानी निगेटिव एक्स एक्सेस से किस तरह बना सकते हैं, फ्रॉम निगेटिव एक्स टू पॉजिटिव एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी इस वाले केस में। तो अगर इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं तो आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि एक तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पे होंगी, दूसरी आपको ये भी याद रखना है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही बनेगी इस अगर आपकी वोल्टेज की वैल्यू मेंशन है। एनसीईआरटी में जो केस बना रखा है उन्होंने डायग्राम से जो समझा रहे हैं उसमें उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि वोल्टेज कितना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो यू कैन ड्रॉ इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ईदर और इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। सपोज एक और केस ले लेते हैं सिमिलर इस तरीके का, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस बार इस तरीके से ले लेते हैं, ये आपकी इस तरीके की, ये आपको एनसीईआरटी में ये केस तो नहीं मिलेगा लेकिन साइड बुक में मिल जाएगा, तो मैं लेकिन फिर भी यहाँ पे बना देता हूँ। ये सपोज आपका इस बार 40 ले लो, इसको 40, 30, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और ये एंगल आपको दे रखा है, ये वाला एंगल। ये सारे एंगल जो बन रहे हैं विद एक्स एक्सिस, इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री। जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, 60 डिग्री हैं। अब कह रहा है कि आपको बनानी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको ध्यान रखना पड़ेगा इनके परपेंडिकुलर होंगी, यानी इससे 90 डिग्री, तो इसके 90 डिग्री कुछ इस तरीके का केस आ जाएगा, इससे 90 डिग्री बनाना है। सपोज यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरीके से 90 डिग्री पे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन इसकी डायरेक्शन एक बात और है, इनका पोटेंशियल दे रखा है, तो ये होनी चाहिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होंगी तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में बनेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगी, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ वो हमको निकालना है। देखिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 करना है, तो ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा बिलो एक्स एक्सिस ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो टोटल एंगल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जो आपकी लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस तरीके से बनेंगी। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ ड्रॉ करके यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक्स एक्सिस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल, और ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। अगर हम लोग साफ साफ उस पर बनाना चाहें तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी क्या करेंगी, फ्लो करेंगी एट एन एंगल 30 डिग्री। तो ये आपको आइडिया दे दिया किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एग्जैक्टली ड्रॉ करते हैं इफ़ पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज गिवन।
तो हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं ना, अगर कोई डायरेक्शन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो वो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए और किन किन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना होगा वाइल ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस वाले केस में आपका इस फिर से आ जाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप ड्रॉ करेंगे हम लोग। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब देखिएगा हम लोग ये पता था अभी कि प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो कैसी होंगी, स्फेरिकल होंगी, इस तरीके से बनेंगी। लेकिन उसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प हम लोग इस बार किस तरीके से लेते हैं वो देखिएगा। अब आपको पता है प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होती हैं, ऐसे रेडियल आउटवर्ड होती हैं। रेडियल आउटवर्ड होती हैं। अगर इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती रहेगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी थोड़ा यूज़ करना पड़ता है। इंटेंसिटी कैसे यूज़ करेंगे वो देखिएगा। जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे जो आपकी क्लोजनेस होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, जो सेपरेशन होगा वो कम होगा वहाँ पे, या फिर क्लोजनेस जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी बनानी है, क्लोज बनानी है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए पास में अगर आप रहोगे तो जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब जो आपका सेपरेशन है बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उसको आप इंक्रीज़ करते रहेंगे। यानी जो सेपरेशन और इंटेंसिटी का रिलेशन है वो आपका बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी यहाँ पे अगर हम लोग पास पास हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हाई होगी, तो यहाँ पे मैं जो ड्रॉ करूँगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो मैं आपको पास पास ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। और जैसे जैसे हम लोग दूर होते रहेंगे इनके बीच का जो सेपरेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का उसको हम लोग क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। और ये सेपरेशन जो बढ़ रहा है तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी दूर जाने पर क्या हो गई है, कम हो गई है। इस तरीके से ये स्पेयर से ये वाला सेपरेशन, ये दो स्फेयर्स के बीच का सेपरेशन है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका कम होता जा रहा है। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का आपका जो सेपरेशन अगर आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो आपकी क्या रही है, कम हो रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि जो एनसीईआरटी में बना हुआ डायग्राम है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा हुआ है। जैसे ये देखिएगा, इसमें ये जो डायग्राम आपको बना रखा है इसमें क्या कर रखा है, जहाँ पे आपका सेंटर के पास में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनमें आपकी क्लोजनेस ज़्यादा है, लेकिन जैसे ये आउटवर्ड आपका चला गया है तो आपकी जो क्लोजनेस है वो आपकी कम हो गई है, यानी सेपरेशन आपका बढ़ गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को जब हम ड्रॉ करते हैं। तो आपको क्या करना है, इंटेंसिटी का भी उसमें थोड़ा बहुत यूज़ होगा वाइल ड्राइंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अभी हमने देखा कि प्लस क्यू की वजह से हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी बनानी है। यानी जब हम लोग चार्ज के पास में रहेंगे तो उनके बीच का सेपरेशन कम रखेंगे, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ाते रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का थोड़ा सा आप उसमें यूज़ करते हैं तो आपको आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक एनसीईआरटी में केस दे रखा है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं प्लस क्यू, ये इन्होंने इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं पास पास, कह रहे हैं इनकी वजह से हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है। अब देखिएगा इंटेंसिटी का जो रूल है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट सपोज 1 है, और इतना ही आर डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड इसके एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, इसको सपोज पॉइंट 2 लेते हैं। लेकिन क्या इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों ही केस में आर है। अब देखिएगा पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से किस डायरेक्शन में आएगी, राइट साइड आएगी, रेडियल आउटवर्ड होती है। इस पॉजिटिव क्यू की वजह से जो राइट में रखा हुआ है इसकी वजह से किधर आएगी, लेफ्ट साइड आएगी। सिमिलरली हम लोग पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इस प्लस क्यू की वजह से कितनी आएगी, लेफ्ट साइड आएगी। और ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से भी किधर आएगी, इसकी वजह से भी लेफ्ट साइड आएगी, मैग्नीट्यूड में कम होगी।
इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से हमें ये समझ में आया है कि जो पॉइंट 1 है, यहाँ से कह लो पॉइंट 2 जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी पॉइंट 1 पे। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट 1 पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगी, पॉइंट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी ज़्यादा होगी। ये एक पॉइंट हमको याद रखना है। और एक और याद रखना होगा, बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा इनका यहाँ पर, इसको मिड पॉइंट कह देते हैं। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? मिड पॉइंट पे आओगे तो ये प्लस क्यू की वजह से इधर आएगी, इस प्लस क्यू की वजह से लेफ्ट साइड आएगी। तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। देखो इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हुए। इसका मतलब ये होगा कि प्लस क्यू में जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, बढ़ रही थी, यहाँ पे इन्फिनिटी होगी, बहुत हाई होगी क्योंकि पास में है अब। तो जैसे जैसे मिड पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग प्लस क्यू से मिड पॉइंट की तरफ आएंगे, जो सेपरेशन है बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो आपका क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कम हो रही है। तो जो सेपरेशन है बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम देखिए एनसीईआरटी का, ये प्लस क्यू है लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। जैसे जैसे आप मिड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जो सेपरेशन है इनके बीच का, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। सो सेपरेशन जो होगा बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इंक्रीज करेगा। ऐसे ही आप इधर से आ जाइएगा, राइट वाला जो है इधर हम लोग लेफ्ट साइड मूव करेंगे, सेम बनेगा, और जो आपका सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि बताया था इन्वर्स रिलेशन होता है। अब आपको पता था कि जैसे ही हम लोगों ने अभी एक पॉइंट देखा था 1 और 2, जैसे इस पॉइंट के लेफ्ट में जो देखेंगे, लेफ्ट में आपका जो पॉइंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाले पॉइंट से ज़्यादा होती है। अगर लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ ज़्यादा है तो इनके बीच में जो क्लोजनेस है या जो सेपरेशन है वो कम बनेगा। तो इसका मतलब आर डिस्टेंस पे राइट में और आर डिस्टेंस में लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनके बीच में डिफरेंस होता है। लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो आपका कम होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइट साइड है आर डिस्टेंस पे वो कैसी होती है? वो कम होती है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा होगा। तो ये आपको कैसे हैं जो आइडेंटिकल नहीं बनाने हैं, लेफ्ट में इनकी क्लोजनेस ज़्यादा रखनी है, लेफ्ट में जो सेपरेशन है वो कम रखना है, राइट में सेपरेशन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में वो ज़्यादा रखना है। तो ये इस तरीके से आपके जो स्फेयर्स हैं वो डिज़ाइन होंगे। तो जो स्फेयर बनाते हुए इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है, इन्होंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया लिया है। उस बेसिस पे इन्होंने क्या रखा है, उनके बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप को डिसाइड किया। अगर सिंगल क्यू होता था तो उसमें हमको बिल्कुल पता था, क्लियर था कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने को आपका राइट साइड में जो पॉइंट है और लेफ्ट साइड में पॉइंट है उसका भी ध्यान रखना है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे आपका प्लस क्यू से लेफ्ट की तरफ मूव किए, जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही थी। और फिर आपको यहाँ देखेंगे जो आउटर वाला है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये जो आउटवर्ड वाला है, ये वाला, ये दोनों आपके क्या होंगे? ये जो आपके स्फेयर्स हैं वो मैच कर गए हैं। अच्छा, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ध्यान रखना होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती हैं तो ऐसे आपकी वर्टिकल हो जाती थी, चार्ज से निकल के ऐसे हो जाएंगी, आपकी वर्टिकल हो जाएंगी। और जब ये वर्टिकल हो जाएंगी तो ये सरफेस का 90 डिग्री बनेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होती हुई आपको लगेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। बाकी ये क्या हुए हैं, लेफ्ट और राइट आपके जो स्फेयर्स हैं वो मीट करेंगे, और जो बीच में जो होगा वहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो वर्टिकल होती थी। जब 2 प्लस क्यू की वजह से हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को डिज़ाइन करते थे, तो वहाँ पे आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपकी हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो ये किस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को इन्होंने डिज़ाइन कर रहा है उसका आइडिया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।
ये आपको डायरेक्ट बोर्ड में क्या होगा, डायरेक्ट बनाने को ही आती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए प्लस क्यू की वजह से। ऐसे यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू की है, इसकी आप देख लीजिए। तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट ड्रॉ करनी होगी। तो कुछ केसेस थे जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के थे, जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो भी मैंने डिस्कस कर दिए विद दिस एनसीईआरटी थ्योरी।